हे गाइस, नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग का बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। पहला क्वेश्चन है, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन यह किसकी परिभाषा है? प्रकाश क्वांटा, लेजर, तात्क्षणिक गति या फिर प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेजर का। लेजर में क्या होता है? लेजर में जो विकिरण से उद्दीपित उत्सर्जन होता है उसके द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन होता है, और इसलिए ये बिना विक्षेपित होकर बहुत दूर तक फैलती है, और इसका फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई होता है, इसलिए बहुत दूर तक ये दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके पश्चात गति की पुनरावृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? तरंगे, आवर्तकाल, आवर्ती या फिर दोलन गति। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवर्तकाल। आवर्तकाल में क्या होता है कि जब कोई मोशन कर रहा है, जैसे कि मान लो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मोशन करने के बाद फिर वापस ए से बी की ओर मूव करती है। मतलब ये जो पोजीशन है ना, यहाँ तक जाने के बाद ये आगे नहीं जाएगी, वापस उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये पूरा परिभ्रमण करने में जितना समय लगता है उसको बोला जाता है आवर्तकाल, और ये न्यूनतम समय को ही मेजर किया जाता है। ठीक है, इसको पूरा करने में जितना कम से कम समय लेता है उसको आवर्तकाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कोई गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है वो गति क्या कहलाती है? वो समय को तो आवर्तकाल बोलते हैं, लेकिन उस गति को क्या बोला जाता है? तरंगे, दोलन गति, आवर्ती गति या फिर आवर्तकाल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवर्ती गति। ठीक है, उस मोशन को आवर्ती गति बोला जाता है और उस समय को आवर्तकाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र इसका क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र, केदार के, ध्रुव या फिर पॉइज। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव। ठीक है, प्रकाशीय जो गोलीय दर्पण होते हैं, मान लीजिए कोई खोखली दर्पण है और एक साइड तो आपको पता होगा सिल्वर का कोटिंग रहता है, ठीक है, अंदर से पॉलिश रहता है एक साइड, तो इसका जो केंद्र बिंदु होता है उसको ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, इसके केंद्र बिंदु को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय लेंस की ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण का था तो वो ध्रुव कहलाती थी, लेकिन गोलीय लेंस अगर हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र, ध्रुव, प्रकाशमिति या फिर पॉइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाशिक केंद्र। कंफ्यूज नहीं होना, अगर दर्पण हो तो ध्रुव होगा, अगर लेंस हो तो प्रकाशिक केंद्र होगा, और बाकी दोनों ही बीच की केंद्र बिंदु को बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रकाश के संघटक वर्णों के प्रतिरूप को क्या कहते हैं? शोआइट्स, नाइडेरिया, स्पेक्ट्रम या फिर नोवोकन। तो प्रकाश के संघटक वर्णों के प्रतिरूप को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा जिसमें स्थित ऋजुरेखीय धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगता वो दिशा क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चुंबक क्षेत्र में अगर आप देखोगे ऋजुरेखीय धारावाही चालक पर जिस दिशा में कोई भी बल नहीं लगेगा वो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूटन एम्पियर मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? 10⁻⁶ गॉस, 10⁻⁴ गॉस, 10⁻⁻⁴ गॉस या फिर 10⁻⁻² गॉस। तो एक न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो होती है वो 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। ठीक है, ये डाटा आप मेमोराइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। ऑप्शन है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, ऑप्शन बी प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, ऑप्शन सी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा व परिणाम दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। ठीक है, विद्युत वाहक बल की दिशा को फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम
प्रदर्शित करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन को छांटिए। पहला कथन है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का मान चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही है, जो बल लगता है ना वो धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल सही है। चालक का जो लेंथ होता है ना उस पर भी डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट है चुंबकीय स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुपाती होता है, बिल्कुल सही है। जितना बल लगता है उसके अकॉर्डिंग विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है वो भी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तीनों ही टर्म सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी सत्य है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करेगी? क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्रोड की पदार्थ की प्रकृति पे ये बिल्कुल निर्भर करेगी कि जो क्रोड होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, उस पर पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा विद्युत धारा के परिणाम, बिल्कुल ये भी सही होगा। विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि जितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ओके, नेक्स्ट है कुंडली में फेरों की संख्या, बिल्कुल सही है। कॉयल का जो टर्म होता है ना, नंबर ऑफ टर्म, उस पर भी डिपेंड करेगी कितनी बार कॉयल को लपेटा गया है। अगर कम लपेटा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा, अगर ज्यादा फेरे हैं तो ज्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। देखो क्रोड की प्रकृति भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और फेरों की संख्या पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। एक इलेक्ट्रॉन मान लो मूव कर रहा है तो ये क्या उत्पन्न करेगा? केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। जब भी कोई कॉयल में, कोई सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगी, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से उसमें विद्युत धारा जनरेट होगा। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न होगी और विद्युत धारा जब भी उत्पन्न होगी तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होती है। ठीक है, विद्युत धारा जब भी उत्पन्न होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो इसीलिए जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होती है वो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूर्ण परावर्तन उस समय होगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो टोटल रिफ्लेक्शन कब होगा? जिसकी अपवर्तनांक कम होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक समान होता है, या फिर क्रांतिक कोण से कम होता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रांतिक कोण से कम होता है। ठीक है, तब पूर्ण परावर्तन होगा। ओके, पूर्ण परावर्तन के लिए पहला जो मीडियम होता है ना वो दूसरे मीडियम से क्रांतिक कोण पे कम होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही कथन है? तो सही कथन देखते हैं। पहला, उत्तल लेंस कभी भी सीधा कभी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में अगर आप देखोगे तो जो उत्तल लेंस होती है ना, लेंस की बात होती है तो वहां पे हर टाइम आपको देखना कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लेकिन एक टाइम जब होता है जिसमें काल्पनिक होता है, जो पोल जो होती है, पोल और फोकस के बीच होता है, पोल और फोकस के बीच होता है, उस टाइम क्या होता है वहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के कारण वो जो है ना लेंस के पीछे बन जाती है और वो सीधा बनता है। ठीक है, वो सीधा बनता है। एक केस में सीधा बनता है और बाकी केस में, सभी केस में उल्टा बनता है। तो सीधा और उल्टा दोनों बनती है। यहाँ पे बोला कभी सीधा कभी उल्टा, बिल्कुल सही है, कभी सीधा कभी उल्टा बनता है। दूसरा क्या है, अवतल लेंस में सदैव आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल सही, अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक बन जाता है। ठीक है, काल्पनिक को आभासी बोला जा रहा है और हमेशा काल्पनिक सीधा होता है और जो आभासी होता है वो वस्तु से छोटा होता है। तो बिल्कुल सही, अवतल लेंस में हमेशा सीधा काल्पनिक और छोटा बनता है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव लेंस और फोकस के बीच होता है। अगर ऐसा होना होगा आभासी सीधा और छोटा तो उसको फोकस
और प्रकाशिक बिंदु के बीच ही होना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने ये बताया ना, फोकस और प्रकाशीय बिंदु के बीच ये कोई ऑब्जेक्ट है, तभी इसका सीधा बन सकता है, छोटा बन सकता है और काल्पनिक। ठीक है, और ऑपोजिट साइड में। तो सभी के सभी कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी गैस का जो दाब होता है ना, वो किसके बराबर होता है? किसी गैस का दाब किसके बराबर होगा? एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। किसी गैस का दाब बिल्कुल नहीं होगा। एकांक आयतन के सब अणुओं की संपूर्ण गतिज ऊर्जा बिल्कुल नहीं होगा। एकांक आयतन के सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग, बिल्कुल ये सही है। जो गतिज ऊर्जा होंगे उसका 2/3 भाग के बराबर होगा किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है। ठीक है, तो यही तो गैस लॉ बोलता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस PV = RT समीकरण का लगभग पालन करेगी? इसको फॉलो कौन करेगा? किस कंडीशन में होगा? उच्च दाब और उच्च ताप, ऑप्शन बी निम्न दाब निम्न ताप, ऑप्शन सी निम्न दाब और उच्च ताप, एंड ऑप्शन डी उच्च दाब और निम्न ताप। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे हमेशा इनमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। PV = RT कब फॉलो करेगा? जब प्रेशर लो होगा। ठीक है, जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा, इसको याद रखना। प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई। ठीक है, प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई, मतलब निम्न दाब और उच्च ताप होगा, तभी PV = RT फॉलो करेगा। इसको याद रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गैसों की गतिज ऊर्जा के बारे में आपको गलत बताना है। अणुओं की टक्कर में लगने वाला समय बहुत कम होता ना, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि गलत बोला गया। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको हम सही कर सकते हैं, ये सही है। टक्कर के अलावा अन्य किसी समय अणुओं के मध्य कोई बल काम नहीं करेगा। जब टक्कर होगा तभी बल काम करेगा, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, गैसों के अणु लगातार अप्रत्यक्ष रूप से टकराते रहते हैं, ये गलत है। लगातार टकराते नहीं रहते। ठीक है, गैसों के अणु सतत यादृच्छिक गति करते हैं, ये भी सही है। तो हमारा बोला गया असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखो गैस में क्या होता है, गैस के जो अणु होते हैं ना वो काफी दूर दूर होते हैं, ठोस और द्रव के अपेक्षा। ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से दो कणों के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं ना, अंतराण्विक बल जो होते हैं, वो बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे से जब तब टकराते नहीं रहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से टकराते नहीं रहते। ठीक है, बहुत ही दूर दूर होता है। और ठोस द्रव में क्या होता है, पास पास होता है, और उन लोगों का जो बल होता है ना, दोनों के कण के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो भी स्ट्रांग होता है। इसमें बहुत ही वीक होता है, और इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आसानी से ये और डिस्टेंस पे चल जाएगा। इसका जो अंदर जो बल है ना वो और कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की अंतराण्विक ऊर्जा किस पे निर्भर करेगी? केवल दाब पर, केवल आयतन पर, केवल ताप पर, या फिर दाब और ताप दोनों पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल ताप पर। आदर्श गैस, आइडियल गैस की अंतराण्विक ऊर्जा, जो अभी हम ऊर्जा की बात कर रहे थे, अंतराण्विक ऊर्जा किस पे डिपेंड करेगी? केवल ताप पे। मान लो ये कोई गैस है, इसके जो अणु है ना वो इस शेप में है। ठीक है, और इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, जिनके बीच अंतराण्विक बल है, हर अणु के बीच होता है। ठीक है, इस अणु के बीच भी होगा। ये जो बल है एक दूसरे को खींचने वाला, इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर राइज कर देंगे, तो ये बल जो है ना, जो इसको खींच के रखा हुआ है, एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, तो इतना दूर दूर में, तो ये बल कमजोर पड़ जाएगा। और जो अंतराण्विक ऊर्जा होती है ना वो कमजोर पड़ जाएगा, तो जिसकी वजह से वो एक दूसरे को खींच के नहीं रख पाएगा। तो ये जो अणु है ना, ये कम बल की वजह से थोड़ा सा दूर भाग जाएंगे। देखो आप ये देख सकते हो, थोड़ा सा दूर भाग गया। अब इनके बीच में जो बल है ना वो बहुत ही कमजोर हो चुका है। टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे ये फोर्स उतना ही कमजोर होता जाएगा, और कमजोर जितना होगा उनको खींच के रखने में, उसको बॉन्ड में रखने में दिक्कत होगा। तो वो जो अणु है ना वो दूर दूर भागते जाएंगे और ये और ज़्यादा फैलते जाएगा। ठीक है, तो अंतराण्विक ऊर्जा पूरा का पूरा टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस धातु की अधिक मात्रा उपस्थिति के कारण मनुष्य में सिडरोसिस नामक बीमारी होती है? लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम। तो कौन सा धातु की अधिक मात्रा सेवन हो जाने से हमारे शरीर में सिडरोसिस नामक बीमारी होगी? तो ये होगा लोहा। लोहा का ज़्यादा मात्रा होने से सिडरोसिस बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के विद्युत धारा ले जाने वाली तारें ठंडी रहती है, जबकि उसी विद्युत धारा से विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ना वो गर्म हो जाता है। इसका रीजन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है? तंतु के सिरे पर अपेक्षाकृत अधिक वोल्टेज का लगना, कोई रिलेशन नहीं वोल्टेज से। तंतु में अपेक्षाकृत अधिक विद्युत प्रवाहित होता है, अधिक विद्युत प्रवाहित होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तंतु का प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होना, प्रतिरोध पे तो डिपेंड करेगा लेकिन अपेक्षाकृत कम पे डिपेंड नहीं करेगा। तंतु का जो प्रतिरोध होता है अपेक्षाकृत अधिक होना, बिल्कुल सही है। तो देखो तार जो होती है वायर वो ठंडी होती है, लेकिन विद्युत का जो बल्ब होता है वो गर्म होता है, तो तार का प्रतिरोध जो होता है ना वो कम होता है। और टंगस्टन जो आपका फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट नाइक्रोम का बना होता है, तो जो फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध जो होता है ना वो बहुत ही हाई होता है इस तार के अपेक्षा। इस वजह से यहाँ पे करंट जब आती है तो करंट का अपोज होता है, बहुत ज़्यादा अपोज होता है, और करंट का जब अपोज होगा तो हीट प्रोड्यूस होता है और इसलिए बल्ब ज़्यादा गर्म होता है और तार उतनी गर्म नहीं होती है। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते में। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।